नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब वक्त है प्रहार का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। जनता मंतर पर प्रदर्शन भी खत्म हो गया है, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ युद्ध अभी बाकी है। एग्जाम में धांधली करने वाले और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ पहले से भी कड़ा कानून बनने जा रहा है। यानी कि सरकार ने पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बड़ी खबर यह है कि कल सरकार लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश करेगी। ये बिल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। नए एंटी पेपर लीक बिल में 10 साल की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा और प्रस्तावित कानून के तहत हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जहां रोजाना सुनवाई होगी और 3 महीने में ट्रायल को पूरा किया जाएगा। जांच एजेंसी को पेपर लीक के मामले की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। तो सरकार की ओर से बिल तैयार है, कल लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री इस बिल को सभा में पेश करेंगे, सदन में रखेंगे और इसमें कई कड़े कानून और प्रावधान भी लाया जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और साथ ही 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो इस कानून की 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। पहले है कि 5 से लेकर 10 साल तक इसमें सजा हो सकती है, तो कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरा नंबर है 50 लाख से लेके 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, यानी 50 से लेके 10 करोड़ तक का। पुलिस, सीबीआई के अलावा एसटीएफ भी इसकी जांच करेगी। तो पुलिस के साथ सीबीआई और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स भी जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी और रिपोर्ट को सौंपना होगा। 2 महीने का वक्त मिलेगा। हर राज्य में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए जल्दी से जल्द इनको निपटारा किया जा सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी और साथ ही छठा हो गया, अब 7वां, बेवजह तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, यानी कि किसी भी केस को पेंडिंग रखा नहीं जाएगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने में फैसला आएगा, 3 महीने के अंदर निपटारा किया जाएगा। हाईकोर्ट में अपील के लिए सिर्फ 30 दिन का वक्त दिया जाएगा, जो हाईकोर्ट में जाना चाहते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ खास मामलों में अपील के लिए 90 दिन का ही वक्त किया जाएगा। तो 10 जो बड़ी बातें हैं वो बहुत अहम थी, जिसमें 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। पहले क्या था, जेल 3 से 5 साल है, लेकिन अब यह 10 साल तक की सजा होगी। जुर्माना कितना लगता था, 10 लाख रुपए, अब 50 लाख से शुरुआत है, लेकिन यह 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक जुर्माना लग सकता है। तो यह नया प्रावधान और कठोर प्रावधान इस कानून में लाया जा रहा है और साथ ही साथ जो माफिया है, जो ये काला धंधा करते हैं, उनके खिलाफ यह कड़ा कानून 10 साल तक उनको सजा देने के लिए समर्थ रहेगा। वही संगठित तरीके से जो ये क्राइम किया जाता है, उसके खिलाफ भी किस तरह से आगे कार्रवाई होगी, ये भी आपको बता रहे हैं। जेल 7 साल तक की सजा होगी, क्योंकि संगठित गैंग जो इसमें काम करते हैं। जुर्माना 10 करोड़ रुपए तक का होगा, 7 साल तक की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा, क्योंकि जो पेपर लीक माफिया है वो एक सिंडिकेट की तरह काम करते हैं, जिसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, जिसमें एक के साथ कई लोग जुड़े होते हैं। अब अगला प्रावधान भी आपको बताते हैं। एंटी पेपर लीक बिल में एक बदलाव किया गया, सेक्शन 12 जोड़ा गया है। तो जांच एजेंसी में क्या बदलाव हुआ है, सीबीआई के साथ साथ एसटीएफ को भी जांच का अधिकार होगा, यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स लगाया जाएगा। अगर केंद्र सरकार एसटीएफ बनाएगी तो वही जांच कर सकेगी। अगर केंद्र सरकार एसटीएफ तैयार करती है इन मामलों के लिए, तो वो भी इसमें जांच कर पाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हाई लेवल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रीमियर एलीट है सीबीआई। अब सेक्शन 12 में और क्या बदलाव किया गया है, यह भी आपको हम बता देते हैं। नया सेक्शन 12A जोड़ा गया है। जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। जो भी जांच करेगी एजेंसी, उसे 2 महीने के अंदर यह पूरा करना होगा। पुलिस, सीबीआई, एसटीएफ को जांच करने के लिए सीमा दी गई है कि वो तय करेंगे कि उनकी सीमा क्या है, कब तक। जांच की डेडलाइन और कानून में यह जोड़ी गई है। तो डेडलाइन क्या है, डेडलाइन है 2 महीने के अंदर, यानी कि लगभग 60 दिन के अंदर कोई भी मसला होगा, कोई भी रिपोर्ट आती है, उसमें जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। और 3 महीने के अंदर तो इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इंसाफ भी दिलाना होगा। तो नया सेक्शन ये 12 ये जोड़ा गया है, जिसमें यहां पर एक टाइमलाइन दे दी गई है। अब 12B में क्या जोड़ा गया है, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी। यह बहुत अहम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट के बाद 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। अब 2 महीने के वक्त मिलेगा, जो एसटीएफ है या सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी होगी, उसके बाद 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आ गई, 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा कर देना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट को। और पुराने पेंडिंग केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो एक आप सोच सकते हैं कि एक अहम पहल है कि जो पुराने केसेस पड़े हुए हैं उनको भी अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाएगा। अब सेक्शन 12B में क्या किया गया है वो हमने आपको बता दिया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ
क्या कार्रवाई हो सकती है, अपील कैसे कर सकते हैं। सीधे हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे होंगे, जिनके खिलाफ वहां कार्रवाई हो रही होगी या फैसला आएगा। कुछ हालात में अधिकतम 90 दिन का वक्त दिया जाएगा। 90 दिन के बाद अपील मंजूर नहीं होगी और हाईकोर्ट भी 3 महीने में ही फैसला देने की कोशिश करेगा। तो एक अहम प्रावधान इसमें रखा गया है, 3 महीने में ही हाईकोर्ट को भी फैसले में अपना देना होगा या सुनवाई करनी होगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी पहुंचे हैं, यानी कि आगरा, मैनपुरी और इटावा का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान 1226 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दे रहे हैं। तो आगरा में पहुंच रहे हैं, आगरा के अलावा मैनपुरी भी जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस वक्त अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। मैनपुरी, इटावा का भी दौरा करेंगे और 1200 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी वो देने जा रहे हैं इस जिले को। तो अखिलेश के गढ़ में इस वक्त योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश और उनके सरकार के दौरान कार्यकाल को लेकर उनके ऊपर हमला जरूर करते हैं, क्योंकि अखिलेश भी ठीक चुनाव के मोड में आ चुके हैं और चुनाव के मोड को देखते हुए वो भी योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार बताते हैं कि उनकी सरकार के दौरान और समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान कितना बदलाव आया है, कानून व्यवस्था में कितना बदलाव आया है और राज्य में कितना इंडस्ट्रीज आए हैं, कितना आर्थिक बदलाव हुआ है और साथ ही सामाजिक बदलाव देखने को मिला है। और 421 करोड़ के 53 प्रोजेक्ट्स आगरा में दिए जा रहे हैं। मैनपुरी की बात करते हैं तो 682 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं, 111 परियोजना, और इटावा में 604 करोड़ की 128 विकास परियोजना की गई है। रुचि हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, योगी आदित्यनाथ लगातार इस वक्त हर एक जिले में दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से वो अपने कामकाज के बारे में बताते हैं, वो अखिलेश यादव को जवाब भी देते हैं। इस वक्त तो वो अखिलेश के गढ़ में ही हैं। बिल्कुल, देखिए जो इटावा है और ख़ासतौर से आज वो जसवंत नगर के लिए बहुत सौगात देंगे और जसवंत नगर वो सीट है जहाँ से मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधायक बने थे। वो 7 बार के विधायक हैं। उस मैनपुरी में भी उनकी कार्यक्रम लगा है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं, डिम्पल यादव सांसद हैं। तो जाहिर है कि पूरा जो इलाका है वो यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। अब अगर आप पिछला 1 महीना देखेंगे अमित, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब करीब रोज़ 2 या 3 जिलों में जा रहे हैं और वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण या शिलान्यास कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं, लाभार्थियों को उनका जो भी उनको कुछ मिलना है वो दे रहे हैं। तो एक तरह से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं वो ज़िले के लोगों के साथ। तो अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि इस तरह के दौरे काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं चुनाव के पहले, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी पता चलती है कि हम जो पैसा यहाँ से दे रहे हैं वो ज़मीन पर कितना पहुंच रहा है, वहाँ लोग क्या कह रहे हैं, कानून व्यवस्था क्या है। तो बीजेपी की तरफ से कहा यही जा रहा है कि चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक ज़िले में 3-3 बार जा चुके होंगे। तो जाहिर है कि चुनाव की तैयारी है और क्योंकि ये यादव परिवार का गढ़ है इसलिए इसके खास मायने निकाले जा रहे हैं। हमें हम कह सकते हैं 24/7 के सीएम हैं, जो लगातार बैठते नहीं एक जगह पे। अपनी राजधानी के अलावा लगातार वो देख रहे हैं कि हर एक जिले में जा रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले, जैसा कि रुचि बता रही हैं, कि कम से कम 3 दौरे वो कर चुके होंगे हर एक जिले का और सीधा उनका जो कनेक्ट है वो जनता के साथ हो चुका होगा। रुचि, अब हमारे साथ बने रहे। योगी आज आगरा में हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने युवाओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी किस तरह से आगाह किया है, वो भी सुनिए। एक बड़ा तबका युवा का, यूथ का एक बड़ा तबका ऐसा हो गया, लगभग 60% तबका ऐसा है जो आज के दिन पे अपना स्मार्टफोन देख करके तय करता है कि स्मार्टफोन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से वह व्यक्ति देश और दुनिया के बारे में जानकारी ले रहा है। अब आप सोचो, उस स्मार्टफोन पे जो मटेरियल है न्यूज के रूप में, व्यूज के रूप में, जिन लोगों ने ज्यादा कंटेंट डाले होंगे, जिन लोगों ने ज्यादा मटेरियल डाल दिए होंगे, वो छात्र उसी को सच मान लेगा। ये जरूरी नहीं कि वो सच हो, ये जरूरी नहीं कि वो सच हो। सोशल मीडिया फेक अकाउंट बना करके भी कोई व्यक्ति कैसे समाज में विद्वेष पैदा कर सकता है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे होंगे।
सही तथ्य की जानकारी न होने के नाते और सेल्फ अनुशासन न होने के नाते अक्सर अव्यवस्था और अराजकता का शिकार पूरा सिस्टम होता है। और पूरा सिस्टम जब अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता है तो सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। वर्तमान और भविष्य दोनों को अगर हमें सही दिशा में लेके चलना है तो हमें स्वयं के जीवन में अपने छात्रों को अनुशासन के बारे में और आत्म अनुशासन के महत्व के बारे में भी बताना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। हम बदलती हुई दुनिया में इससे पीछे नहीं रह सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन इसको अपने लिए कल्याणकारी कैसे बना सकें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कैसे हम इसको उपयोगी बना सकें। और वहीं एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मिशन यूपी 2027 पर जुटे हुए हैं। ओवैसी ने कल मुरादाबाद में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी और अखिलेश पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि यूपी में चुनाव आने वाला है, योगी बोलेंगे कि 80-20 का खेल होगा और इधर समाजवादी पार्टी बोलेगी 20% वोट हमारी जेब में है। लेकिन ओवैसी ने कहा है कि यूपी का मुस्लिम किसी की जेब में नहीं है। ओवैसी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को गठबंधन का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अब भी मौका है, अखिलेश गठबंधन कर ले, नहीं तो चुनाव के बाद मत रोना। तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। और इस पर बात करने के लिए रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, दो चीजें निकलकर सामने आई है जो बयान यहां पर ओवैसी ने दिया है। पहली चीज तो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में, पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में जो मुस्लिम समुदाय है वो सपा और कांग्रेस को छोड़कर ओवैसी पर भरोसा कर सकता है? और दूसरा है कि वो ये भी कहते हैं कि सपा चाहे तो उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर सकती है अगर बीजेपी को हराना है। कि जो ओवैसी की पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में करीब 200 सीट लड़ने की विधानसभा में तैयारी में है। अब जहां तक ओवैसी का सवाल है, 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो ओवैसी ने यहाँ करीब 38 कैंडिडेट्स उतारे थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 37 की जमानत जब्त हो गई थी। अब 2022 का विधानसभा चुनाव देखेंगे तो 100 के आसपास उनके उम्मीदवार थे, लेकिन 1% भी वोट नहीं हो पाया था, पॉइंट कुछ % उनको वोट मिला था। लोकसभा चुनाव में भी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। तो ऐसे में कह रहे हैं 200 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, फिलहाल समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव किसी भी मूड में नज़र नहीं आ रहे कि वो ओवैसी को अपने साथ करेंगे, क्योंकि अगर वो अपने साथ ओवैसी को करेंगे तो उनको लग रहा है समाजवादी पार्टी को कि इसका ज़्यादा नुकसान उनको होगा, क्योंकि एक ठप्पा लग जाएगा कि मुसलमानों के वोट के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, जिससे आजकल अखिलेश यादव बच रहे हैं। तो लगता नहीं है कि कोई किसी तरह का अलायंस होगा।
अब ये ज़रूर है कि ओवैसी की पार्टी को वोट ज़रूर ना मिले, भले ही ना मिले, लेकिन वो कुछ कुछ सीट्स पर नुकसान पहुंचाती है ऑपोजिशन को, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न यूपी में जाएंगे, मुरादाबाद, रामपुर, तो यहाँ मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो थोड़ा भी कटता है तो इसका नुकसान जो है बीजेपी को तो होगा नहीं, वो ऑपोजिशन पार्टी को ही होगा। तो एक तरह की आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नज़र ज़रूर रख रही है कि ओवैसी क्या करेंगे यूपी में, लेकिन वो तैयार हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर चुनाव लड़ने में। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अखिलेश पीडी को तो अब वो नाराज कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी पूरी नज़र अब पीडी पर है, क्योंकि ए पर उनको लगता है कि उनकी जो पकड़ पहले से लगातार मजबूत बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। और मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि खादी और हैंडलूम भारत की पहचान को बढ़ाएगा। बिहार सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं और साथ ही बिहार में खादी हैंडलूम को विशेष स्थान दिया जाएगा, ये कहना है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का। मन की बात का कार्यक्रम पूरे देश में देश के लोगों के द्वारा जो नवाचार, जो अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं, उन प्रयोगों को देश और दुनिया में सम्मान दिलाने का, और देश के लोगों ने जो अद्भुत प्रयास समाज को जोड़ने का, पर्यावरण को मजबूत करने का जो प्रयास होता है, उसको इस मन की बात के माध्यम से हम लोग पूरे देश के लोगों के प्रयास को देख पाते हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से पिछले बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन को अभियान के रूप में जोड़ा, तो देश के लोगों ने उसको अपने साथ जोड़ा। और आज फिर हैंडलूम को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में खादी और हैंडलूम निश्चित रूप से भारत की पहचान को और बढ़ाएगा। बिहार सरकार ने भी अपने 100 दिन पूरे किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी खादी और हैंडलूम को एक विशेष स्थान मिलेगा। आज बांकीपुर के परिवार के जनों के साथ मन की बात सुनने का मौका मिला। बहुत ही मेरे लिए सुखद क्षण है कि अपने परिवार, अपने मोहल्ले, ये पिरमोहानी लोहानीपुर मेरा बचपन का बीतने वाला इलाका है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे जैसे विपक्ष के नेता जो काम 12 साल में नहीं कर पाए, वो काम जंतर मंतर से 6 दिन में हो गया। 6 दिनों में हालात बदले गए, यूथ का मिजाज भी बदला गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और प्रहलाद जोशी को मोदी सरकार का 5वां शिक्षा मंत्री बनाया गया। अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने, ये 3 लड़कों ने देश भर में 18 से 30 साल के छात्रों के बीच चर्चा का इस वक्त वो विषय बने हुए हैं। इन तीनों ने परिवार की पॉलिटिक्स करने वालों को जंतर मंतर की पॉलिटिक्स समझा दी। मोदी से बड़ा झटका राहुल को लगा, अखिलेश को लगा, तेजस्वी यादव को लगा, उद्धव ठाकरे को लगा। परिवारवादी पार्टियों के नेताओं पर जेनजी को यकीन नहीं हुआ और 3 नए लड़कों ने जंतर मंतर से इतिहास रच दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और जंतर मंतर जश्न में डूब गया। सरकार ने सीजेपी की सारी मांगे मान ली और कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। छात्र आंदोलन के 36वें दिन शिक्षा मंत्री को आखिरकार जाना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्रेडिट ना राहुल गांधी को मिला, ना अखिलेश यादव को मिला। यह क्रेडिट ना अरविंद केजरीवाल के खाते में गया, ना ममता बनर्जी के खाते में गया, ना ही ठाकरे बंधुओं के खाते में गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से राहुल गांधी का चेहरा लटक गया, प्रियंका गांधी के चेहरे पर मायूसी छा गई, अरविंद केजरीवाल को यकीन नहीं हुआ, अखिलेश यादव को भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा हाथ से निकलता हुआ दिखा। मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके चेहरे भी लटके हुए दिखे। राहुल गांधी कह रहे हैं डरो मत, ममता बनर्जी कह रही हैं जो डर गया वो मर गया।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जिद्दी हो गई थी, छात्रों ने जिद निकाल दी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का क्रेडिट कॉकरोच जनता पार्टी को मिला। अमेरिका से आए अभिजीत दीपके और उनके दोस्तों सौरभ दास और आशुतोष रांका ने सारा पॉलिटिकल लाइमलाइट लूट लिया। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जंतर मंतर का सीन बदल गया। दिल्ली पुलिस ने सारी परमिशन दे दी, मेट्रो स्टेशंस के गेट खोल दिए गए और सेंट्रल दिल्ली में कई हफ्तों के बाद इस तरह जश्न मना। हमारी बाकी दोनों मांगे भी सरकार ने मान ली है। सरकार से जो भी अभी तक के प्रदर्शनों पर एफआईआर दर्ज की गई, दिल्ली पुलिस द्वारा या तमाम एजेंसियों द्वारा उन एफआईआर्स को विड्रॉ करने पर सहमति बन गई है। सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में भी फर्क साफ साफ नजर आया। 24 जुलाई को सरकार के मंत्री सोफे पर बैठे थे, सीजेपी के प्रतिनिधि कुर्सी पर बैठे थे। 25 जुलाई को सरकार के मंत्री सोफे पर बैठे तो सीजेपी प्रतिनिधियों को भी सोफे पर बिठाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I correct? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। मेरे ख्याल से इन्होंने जो रिवार्ड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। The Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation. तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। 9 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री बने थे। 13 जून 2024 को धर्मेंद्र प्रधान ने दूसरी बार शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाली थी। 5 साल 18 दिनों तक ये कुर्सी संभालने के बाद 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान इस कुर्सी से उतर गए। धर्मेंद्र प्रधान ने दोपहर 2:18 पर इस्तीफे की घोषणा करते हुए ये चिट्ठी शेयर की। प्रधान ने लिखा कि वो देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे, इसलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चिट्ठी आते ही वायरल हो गई। 1 घंटे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दुनिया भर के 9 मिलियन यानी 90 लाख लोगों ने देखा।
2 घंटा होते होते 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चिट्ठी पढ़ ली। 3 घंटा बीतते बीतते ये चिट्ठी 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख लोगों तक पहुंच गई। 4 घंटे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक्स पर 22.5 मिलियन लोगों यानी 2 करोड़ 25 लाख लोगों ने पढ़ लिया। नरेंद्र मोदी पब्लिक मूड के सबसे बड़े रीडर हैं। पब्लिक का सेंस क्या है ये मोदी अच्छी तरह समझते हैं। मोदी ने जेन जी के दिल की बात समझी और उसी हिसाब से काम किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्रेडिट राहुल गांधी लेना चाहते थे। राहुल को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हवा तक नहीं थी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से चंद मिनट पहले तक राहुल अपने ही वीडियो काट काट कर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। जितना करना है वो करें, बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया और जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया तो राहुल गांधी को इस सदमे से उबरने में 2 घंटे लग गए। 2 घंटे बाद राहुल का ये वीडियो आया। I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पूरे 4 घंटे बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। 36 दिनों के इस छात्र आंदोलन में राहुल गांधी बस एक ही दिन लाइमलाइट हासिल कर पाए जब उन्होंने पीएम हाउस के बाहर जाकर धरना दिया था। राहुल को दूसरा मौका नहीं मिला। हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा क्योंकि हमारी इश्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा। हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे। मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। कांग्रेस पार्टीज आइडिया with the protest was to support it wholeheartedly. राहुल गांधी कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान करप्शन के सिंबल थे, लेकिन राहुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पाए। रिकॉर्ड पर यही दर्ज रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ छात्रों के आंदोलन से। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है, ये हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। 36 दिनों के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? जंतर मंतर पर शांति आएगी या नया सियासी भूकंप आएगा? नरेंद्र मोदी का कांटा 240 पर है। 29 के चुनाव में मोदी 240 से 340 की ओर बढ़ेंगे या 140 की ओर जाएंगे। मोदी सरकार के बारे में अक्सर कह दिया जाता है कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ऐसा कहकर मोदी सरकार को इगोइस्ट बताने की, सरकार को अहंकारी दिखाने की कोशिश की जाती है। हकीकत यह है कि मोदी भी झुकते हैं। जब किसानों का सवाल था तब भी मोदी ने कदम वापस खींचे थे। जब छात्रों का सवाल आया तो भी मंत्री का इस्तीफा हुआ। जमीन अधिग्रहण बिल इसी मोदी सरकार ने वापस लिया था। 3 किसान कानून भी मोदी सरकार ने वापस लिए थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र आंदोलन के बाद लिया गया। पब्लिक के सामने सरकार का ईगो नहीं चलता। जनता को झुक झुक कर प्रणाम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
छात्रों से भी झुक कर बात की। जेन जी के सामने प्रधानमंत्री का ईगो नहीं दिखा। मोदी ने आधी रात को इंस्टाग्राम वीडियो बनाया तो उसमें भी छात्रों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। नरेंद्र मोदी जेन जी के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। मोदी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 357 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। 357 मिलियन व्यूज का मतलब हुआ 35 करोड़ 70 लाख व्यू। नरेंद्र मोदी को जेन जी का टेस्ट पता चल गया है। आने वाले दिनों में मोदी इस एज ग्रुप के छात्रों के लिए स्कीम्स के अंबार लगा देंगे। विपक्षी पार्टियों का सारा फोकस मोदी को झुकाने पर, मोदी को हराने पर रहेगा और मोदी यूथ पावर को अपनी तरफ करने में ताकत लगाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को केवल 21% यूथ वोट मिले थे। 18 से 35 साल के 39% वोटर्स ने 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था। 24 से पहले 19 के चुनाव में राहुल गांधी के लिए और बुरी स्थिति थी। 2019 के चुनाव में देश भर में 20% यंगस्टर्स ने कांग्रेस को वोट दिया था और 40% यंगस्टर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। जेन जी ने कभी गठबंधन सरकार का दौर नहीं देखा है। 18 साल 19 साल के वोटर ने जब से होश संभाला है, उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखा है। यंग वोटर्स के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी कोई एक दिन की नहीं है। इसे हिस्टोरिकल डेटा से समझेंगे तो समझ में आएगा। मोदी से पहले बीजेपी को यूथ वोट कम मिलते थे। 1999 के चुनाव में बीजेपी को 26% यूथ वोट मिले थे। जब वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में कांग्रेस को भी 26% यूथ वोट मिले थे। 2004 के चुनाव में बीजेपी का यूथ वोट शेयर 2% घटकर 24% रह गया। कांग्रेस का यूथ वोट भी 1% घटा, लेकिन वो 25% पर बीजेपी से 1% ज्यादा रहा। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 22% और कांग्रेस को 27% यूथ वोट मिले। 2009 में मनमोहन सिंह ही रिपीट हुए। 2014 के चुनाव में जैसे ही बीजेपी की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में आई, बीजेपी का वोट शेयर 22% से एकदम बढ़कर 36% हो गया। 14 के चुनाव में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में थी। राहुल की कांग्रेस का यूथ वोट शेयर 10% घटकर 27% से 17% रह गया। 2014 से 2024 तक मोदी यंग वोटर्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी को 36% से 39% ले गए। इन 10 सालों में राहुल गांधी यंग वोटर्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी 17% से 21% तक ले गए। नरेंद्र मोदी फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले नेता हैं। वो मौके को पहचानते हैं, आपदा में भी अवसर बनाते हैं। जंतर मंतर पर जीत सेलिब्रेट कर रहे इन यूथ को देखिए और 2017 का गुजरात चुनाव याद कीजिए। एक समय था जब गुजरात के 3 युवा नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी
नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े थे। 2017 के चुनाव में तीनों कांग्रेस में थे। आज हार्दिक पटेल बीजेपी में हैं। अल्पेश ठाकोर भी बीजेपी में हैं। अकेले जिग्नेश मेवानी मोदी विरोधी खेमे में बच गए हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों से पहले से खार खाए युवा कांग्रेस की तरफ जाएंगे, इसकी संभावना कम है। मोदी के पास यूथ वोट को देने के लिए बहुत कुछ है। 2 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी यूथ को पेपर लीक का एक नया कानून देने वाले हैं। बिल का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे अगर मंडे को भी संसद में हंगामा करेंगे तो यूथ भी समझ जाएंगे कि उनके साथ कौन और उनके खिलाफ कौन है। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कहने को तो सभी नेता यही कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ हैं। उनका अगला टेस्ट संसद में होने वाला है। ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है, सोमवार को ही टेस्ट हो जाएगा। छात्र नौजवानों की जीत हुई है। इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है। हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। उम्मीद है कि जो उन्होंने मांग की है वो मांग पूरी होंगी। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही। और अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, अमृत काल में दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं, अमृत काल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो शिक्षा, परीक्षा को, दोनों को, व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। कांग्रेस और इंडी अलायंस के बाकी दल छात्र आंदोलन के ही मुद्दे पर संसद नहीं चलने दे रहे हैं। अब छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद उनके पास बहाना भी नहीं बचा है। सरकार झुक गई है। सरकार ने युवाओं की बात मान ली है और आज प्रधान का राजीनामा आया, इस्तीफा आया। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया। तो हमारा एक फर्ज बनता है, फिर भी हम इकट्ठा आएंगे और एक इस प्रकार से रैली निकालेंगे कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र के लिए जिंदा रहना जरूरी है और हम इसलिए रैली निकालेंगे। राहुल एंड अलायंस को अब संसद में हंगामे का नया रीजन तलाशना पड़ेगा। सरकार ने बैक टू बैक सारे बिल तैयार करके रखे हैं। अगर राहुल ने तैयारी नहीं की तो विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश हो चुका है। सोमवार को पेपर लीक कानून में संशोधन वाला बिल आएगा। मोदी और शाह ने डीलिमिटेशन वाला बिल भी रेडी करके रखा है। डीलिमिटेशन बिल के बाद वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल आएगा। यूथ वोटर्स की बॉल अब मोदी के कोर्ट में है। विपक्ष अपना दांव खेल चुका है। अब दांव खेलने की बारी नरेंद्र मोदी की है।